आज हम एप्पल डिजीज़ में लगने वाले इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ है उसके डिफरेंट सिम्टम्स इटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्पल में बहुत सारे डिजीज़ है जिसमें से मुख्य रूप से स्केब सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। स्केब के सिम्टम जो है वो सबसे पहले आपको 1819 में फ्रीज साइंटिस्ट ने स्वीडन में देखा था और फर्स्ट टाइम उसको डिस्क्राइब किया था। और ये एप्पल स्केब जो है इसकी सबसे प्रमुख बीमारी है जो वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करती है। इंडिया में इसका फर्स्ट रिपोर्ट 1935 में कश्मीर वैली में देखा गया था और स्केब का एपिडेमिक्स जो है 1973 में वहाँ आया था। ये जो डिजीज़ है वो हिमाचल प्रदेश में भी 1973-74 में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा नुकसान की थी और इसके कारण प्रीमेच्योर डिफोलेशन जो है उसकी पत्तियों का हो जाता है। पत्तियां जो है उसमें सारी पत्तियां झड़ जाती है। फ्रूट्स में भी इसके काफ़ी असर दिखते हैं जिसके कारण इसका मार्केट प्राइस बहुत ही कम हो जाता है या उसको मार्केट में सेल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसका सिम्टम जो है इस तरह की जो ये सेकेंड पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से ये ओलिवियस स्पॉट्स के रूप में पत्ती के निचले सतह पर सबसे पहले इस तरह से ये दिखाई देती है। बाद में ये जो स्पॉट है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स में, जैसे इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की स्पॉट्स में वो चेंज हो जाती है। ये डिजीज़ जो है पौधों के पत्तियों पे, पेटियोल्स पे, ट्विंग्स पे और यंग फ्रूट पे ये कॉर्की अपीयरेंस यानी खुरदुरापन हमको महसूस होता है। और अफेक्टेड जो ट्रीज़ होते हैं वो ख़ासतौर से पत्तियां जो है वो छोटी होने लगती है, डिस्टॉर्टेड होती है और वो फिर बाद में वो गिरने लगती है। इसके फ्रूट को अगर हम देखते हैं तो फ्रूट में इस तरह से कॉर्की अपीयरेंस स्पॉट हमको दिखाई देता है। इसको अगर आप टच करके देखेंगे तो ये स्पॉट जो है कुछ खुरदुरा हुआ जैसे हमको साइट्रस कैंकर में दिखाई देता है, रफ सरफेस, उस तरह से हमको स्पॉट्स महसूस होती है। क्रैकिंग्स होने लगती है इस फ्रूट्स में और इसका कलर जो है डार्क कलर्स स्पॉट्स शुरू में रहती है और बाद में वो ब्लैकिश कलर्स में चेंज होने लगती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि उस फ्रूट को अगर हम नज़दीक से देखेंगे तो बहुत सारे उसमें मालफॉर्मेशन जैसे करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, रफ सरफेस होती है और इसके कारण पत्तियां भी प्रीमेच्योर गिरने लगती हैं तो पूरी पौधा जो है वो ड्वार्फ होने लगती है, उसमें पत्ती विहीन हो जाती है। इसका जो कॉजनल ऑर्गेनिज्म है वो वेंचुरिया इनक्वेलिस के कारण होती है और इसका जीनस वेंचुरिया है। और इसमें चूंकि हम देखते हैं जो भी स्कोमाइकोटिना के हैं और जो जीनस वेंचुरिया है उसमें जो माइसिलियल है वो सेप्टेट होती है, हाइलाइन होती है और बाद में वो रेडिश ब्राउन कलर में जैसे जैसे वो बढ़ते जाती हैं तो उस तरह के कलर में वो चेंज हो जाती है। स्ट्रोमा जो है वो इनसाइड द होस्ट टिश्यू बनती है विच इज मेड अप सेवरल स्ट्रेन ऑफ माइसिलियल पैथोजन कारण होती है और उसमें स्ट्रोमा में आपका कोनिडिया बनती है और जो स्मॉल जो कोनिडियो फोर्स होती हैं उस पर ये कोनिडिया बनती है। कोनिडिया जनरली सिंगल सेल होती है लेकिन बाद में वो आपकी डबल सेल्ड सेप्टेशन के कारण इस तरह से जो स्टोमा है इसमें आपके शॉर्ट कोनिडियो 4 पे कोनिडिया राइज होती है और जो स्टार्टिंग में ये सिंगल सेल्ड होती है, जैसे जैसे इसका सेप्टेशन होता है ये बाई सेल्ड होने लगती है।
पेरिथीसिया इसमें बनती है जो क्रॉप के एंड में, और ये ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर्स की होती है, स्फेरिकल या सब स्फेरिकल शेप में होती है, और पेपलेट होता है स्ट्यूल जो है, और एस्कस इसमें फार्म होती है, और जो कि एस्कोस्पोर्स को कंटेंट किए हुए रहती हैं, और इसी के द्वारा फिर हमारा डिजीज साइकिल जो है वो 2 फेज में कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट फेज होती है वो पैरासिटिक फेज होती है, जिसको कोनिडियल या एक सेक्सुअल स्टेज कहते हैं, और दूसरा सेप्रोफिटिक होता है, जिसको हम सेक्सुअल स्टेज या पेरिथीसियल स्टेज कहते हैं। स्प्रिंग में जो ये एस्कोस्पोर फॉर्मेशन होता है, और एस्कोस्पोर जो है जनरली इजेक्ट फोर्सफुली होती है, और स्ट्यूल के माध्यम से पेरिथीसिया यानी यहाँ से ये बाहर आती हैं, और ये विंड या रेन स्प्लेश के माध्यम से डिसमिनेट होती है, और जर्म ट्यूब बना के जर्मिनेशन के बाद ये प्राइमरी इन्फेक्शन एप्पल ट्रीज में करती है। तो इस तरह से इसका प्राइमरी इन्फेक्शन इन्फेक्टेड लीफ में, फ्रूट्स में ये रहती है इन स्प्रिंग समर में, और जो पत्तियां झड़ी होती है इसके द्वारा फिर ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के माध्यम से, स्ट्रोल्स के माध्यम से ये आपका निकलता है यहाँ से। प्राइमरी स्पोर्स जो है ये फिर प्राइमरी इन्फेक्शन करती है, और डेवलपमेंट के बाद फिर ये आपकी जो एप्पल ट्रीज में फिर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है इसका। इसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन जो होती है वो लीफ मॉइस्चर और अल्टरनेट वेटनेस होती है, और ड्राइनेस। तो सबसे फेवरेबल ये होती है कि लीफ मॉइस्चर, अल्टरनेट वेटनेस और ड्राइनेस ऑफ लीफ, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठंडी और मॉइस्ट जो क्लाइमेट है वो इसके डेवलपमेंट और डिसेमिनेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी जो इनोकुलम होती हैं, प्राइमरी इनोकुलम यानी जो इन्फेक्टेड ट्विंग्स में, जो पत्तियों या ट्विंग्स में जो सर्वाइव करती है उसके माध्यम से। तो ये जो क्लाइमेट है, कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट, ये इसके लिए फेवरेबल होती है। और यंग फ्रूट पे जो इन्फेक्शन है वो जो फ्लावर्स के सेपल्स के माध्यम से होती है, और वो मैच्योरिटी या हार्वेस्ट तक फ्रूट्स में सर्वाइव करती है। इसका जो मैनेजमेंट है ये भी, चूँकि ये जो पत्तियां गिरी हुई होती हैं या जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसके माध्यम से ये प्राइमरी इन्फेक्शन करती है, तो उस पत्तियों में पेरिथीसिया के रूप में कोनिडिया जो है उसमें सर्वाइव करते हैं, और कोनिडिया में तो वो हम क्लीन कल्टीवेशन करने, इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं उसको हम हटाएं, ट्रीज में जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हम कट करके बाहर करें, और जो भी उसमें ब्रांचेज हैं वो सबको कट करके हम अलग करें, यानी ट्रिमिंग प्रूनिंग प्रोसेस जो है उसमें करें। और इसके प्रिवेंशन करने के लिए हम जो स्प्रेड है इसमें हम फंजीसाइड जो आती है, मैनकोजेब है या कार्बेंडाजिम है, इसका हम 2.5 ग्राम पर ग्राम के हिसाब से पर लीटर के हिसाब सोल्यूशन बना के हम स्प्रे करें। और सेकेंडरी स्प्रेड के लिए हम 7 से 10 दिन में, चूँकि ये एक बार इन्फेक्शन होने के बाद, सिम्टम एक्सप्रेस के बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है उसको मैनेजमेंट करने के लिए हर 7 से 10 दिन के इंटरवल पे ये जो फंजीसाइड्स हैं वो हम स्प्रे करने से इसका मैनेजमेंट बहुत हद तक होती है। एक अनदर जो इम्पोर्टेंट एप्पल की है वो है फायर ब्लाइट, और ये बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट का डिजीज़ है, चूँकि बैक्टीरियल डिजीज़ भी बहुत नुकसान करती है। इसके कारण जो ब्लोजम है, सूट्स है, लिम्स है, इंटायर ट्री जो है वो अफेक्ट होती है। और इसको हडसन वैली में यूनाइटेड स्टेट में 1718 में फर्स्ट टाइम देखा गया था, और इसका बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट भी हम लोग आप सब पढ़े भी होंगे। फर्स्ट टाइम इसको
1878 में देखा गया था, आइडेंटिफाइड किए, और टीजी बरील ने पिच और एप्पल पे, और इसको फर्स्ट टाइम उनने फिर इरविनिया इमाइलोरा के द्वारा होता है ऐसा उन्हें डिस्क्राइब किया था। और इसका जो डिजीज़ है इसको इंसेक्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट होती है, और ये एपिडेमिक्स के रूप में भी यूएसए में बहुत बड़े एरिया को ये डिस्ट्रॉय कर चुका है। फ्लावरिंग स्टेज में जब ये पौधे जब होते हैं तब ये इसमें डिजीज स्टार्ट हो जाती है, और ये इसके कारण यील्ड रिडक्शन और पूरी क्रॉप फेल्योर भी देखी गई है। और जितने भी हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे एप्पल लिया जाता है, ख़ासतौर से कश्मीर के एरिया, उत्तराखंड या हिमाचल के एरिया, यहाँ ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसके जो प्रमुख सिम्टम होते हैं वो मोस्टली जितने भी फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, ट्विंग्स है, या जितने भी पतली ब्रांचेज होती है, टेंडर ब्रांचेज है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसमें ब्लोजम जो है वो ब्लैक ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है, बाद में देखते हैं कि वो ब्लैक बर्निंग सिम्टम अपीयरेंस होती है, यानी इस तरह से इसमें आपको बर्निंग सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं फ्रूट्स में, ट्रीज़ में, इसके पूरे प्लांट्स पे। इसलिए इसको हम फायर ब्लाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये शुरुआत में वाटर सोक्ड स्पॉट के रूप में आपको ये दिखाई देता है, इस तरह से वो वाटर सोक्ड लीजन के रूप में, स्पॉट्स के रूप में दिखता है, और ये धीरे धीरे जो है ब्राउन कलर्स में चेंज होने लगते हैं, और जब हम आगे देखते हैं ब्राउनिश होने के बाद ये जो पूरा फ्लावर है वो ब्लैकिश मास में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये फ्रूट्स में बहुत नुकसान करता है। और इसके देखेंगे तो इसके जो स्टेम्स पार्ट्स है इसमें कुछ एक्सक्यूट भी निकलते रहता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। तो ये जो लीफ है वो वाटर सोक्ड लीजन होने के बाद फिर ये देखेंगे बाद में लीफ जो है वो कर्लिंग होके ड्राइंग और डिफोलिएट होने लगती है। तो ये स्टेम में सबसे पहले होती है, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि लीफ जो है वो ड्राई होने लगता है। तो ये ड्राइंग तरह का सिम्टम हमको बाद में इसकी पूरी पत्तियों में होने लगता है, और ये फिर झड़ने लगती है। बाद की अवस्था में देखेंगे तो पूरी पत्तियां जो है आपका ड्राई हो जाती है, और पूरा लीफ जो है उस प्लांट से झड़ जाती है। तो इस तरह से इसमें सिम्टम एक्सप्रेस होता है। बाद में अगर हम फ्रूट में भी ये कन्वर्ट होती है, और फ्रूट में हम देखेंगे तो पूरा वाटरी लीजन स्पॉट्स जो है होती है, और ग्रीन फ्रूट्स में भी ये अफेक्ट करती है, उसको मैच्योर नहीं होने देती है, यानी वो उसको मैच्योरिटी पहले ही गिराने लगती है। और इस तरह से फ्रूट में आपको रॉटिंग बैक्टीरियम के कारण दिखाई देने लगता है। इसको अगर हम कट करके देखते हैं तो इस तरह से एक्सक्यूट जो है आपको जो बैक्टीरियल हमको इसमें निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ग्रीन फ्रूट्स को भी ये राइप नहीं होने देती है, और उसको डिफोलिएट करने लगती होती है, और ख़ास तौर से जो फ्रूट्स है प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग होने लगती है। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो इरविनिया इमाइलोरा के द्वारा होता है, और इरविनिया इमाइलोरा जो कि बैक्टीरियम है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव होती है, 0.8 to 3 माइक्रोमीटर तक ये होते हैं, विड्थ होती है उसकी, लेंथ और विड्थ होती है, राउंडेड एंड होती है, और सबसे महत्वपूर्ण होता है पेरीट्राइकस होता है। पेरीट्राइकस यानी सारे उसके सतहों पर आपके ये जो उसके हेयर्स होते हैं इसमें मिलती हैं। इसका डिजीज साइकिल जो है जो ओवर विंटरिंग या सर्वाइवल बैक्टीरियम होती है वो इन्फेक्टेड फ्रूट्स में सर्वाइव करती हैं। उस कैंकर्स जो उसमें बनती है उसमें जो स्टेम्स में जो कैंकर जैसे रचना बन रही है उसमें, और बर्ड्स के रूट में और वुड टिश्यूज़ में होती है।
और ये स्प्रिंग्स में एक्टिव होती है और मल्टीप्लाई होती है और स्प्रेड उस समय फिर ये हेल्दी टिश्यूज़ में होती है। न्यू जब इसमें फ्लश आती है तब द बैक्टीरियम इज स्प्रेड थ्रू एंड्स, जो भी उसमें एंड्स होते हैं इंसेक्ट के द्वारा वो ये फिर जो बैक्टीरियम एक्सक्यूट उसमें बाहर निकलती है और जो सुगरी फ्लूइड जो इसको होता है ये जरस में ये जो है फिर ये एंड्स के माध्यम से सेकेंडरी इसका जो स्प्रेड है वो होने लगता है। तो जो भी इसमें फ्लाइज है ये एंड्स हैं ये जो उसको ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ बीज जो है इसको ट्रांसमिट करते हैं और जो सुगरी जो सब्सटेंसेस है वो इस जो एक्सक्यूट्स हैं उसमें रहता है, इस कारण से वो जो इंसेक्ट्स या फ्लाइज है उसको ट्रांसमिट करता है। तो इसकी तरह से जो सबसे प्राइमरी इन्फेक्शन है वो जो इन्फेक्टेड पार्ट्स है उसके द्वारा होती है। सेकेंडरी जो नकुलम है वो फिर ये कैंकर के द्वारा ओवरविंटरिंग के माध्यम से हो रही है प्राइमरी, और फिर ये जो एक बार उसमें आने के बाद जो एक्सक्यूट निकल रहा है उस एक्सक्यूट को जो इंसेक्ट्स हैं इसके माध्यम से ये आपकी सेकेंडरी इन्फेक्शन ये करने लगती है। तो उसके माध्यम से जो है आपकी सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है। इसके लिए इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है जो कि ग्रोथ बैक्टीरियम को इन्हेंस करती है और उस समय ये यंग जो ट्रीज़ है वो यंग होती। और टेम्परेचर अगर देखते हैं तो 10 डिग्री एंड एबोव जो होती हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिजीज़ के लिए फेवरेबल है। वेट वेदर बैक्टीरियल ऊज जो है एक्सक्यूट होती है लेंटिसेल्स या क्रैक्स के माध्यम से, और ये बैक्टीरियम जो है वो विंड्स रेन या इंसेक्ट्स के माध्यम से ट्रांसमिट होती है और यंग टेंडर टिश्यूज फ्रूट्स और फिर ये इन्फेक्शन होती है। तो यंग फ्रूट जो होते हैं जो प्री मैच्योर होते हैं वो मोर ससेप्टिबल होते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए चीज़ें हैं कि इसमें वेट वेदर कंडीशन ना हो, इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रूनिंग जो भी अफेक्टेड ब्रांच है ट्विंग्स है उसको हम कट करके अलग करें। और इसमें बहुत सारी कुछ वेराइटीज़ होती हैं जैसे शक्तिमान है, रेड डिलीशियस है, पेपिन है, प्राइम गोल्ड है, इसको हम यूज़ करनी चाहिए डिजीज़ रेजिस्टेंस। और इसमें चूँकि बैक्टीरियम के कारण हो रही है तो कुछ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 300 ppm 300 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, और या फिर कापर फंजीसाइड्स जो कापर ऑक्सीक्लोराइड है, बोर्डेक्स मिक्सचर है, खासतौर से कापर ऑक्सीक्लोराइड, इसका हम 7 से 10 दिन में स्प्रे करने से इसका सॉल्यूशन होता है। और ये फ्लावरिंग की अगर पहले हम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है। और ट्रेनिंग प्रूनिंग के बाद जो बोर्डेक्स पेस्ट है इसका ज़रूर उसमें ट्रंक्स में या नीचे सभी जगह पे इसका जहाँ भी हम ट्रेनिंग प्रूनिंग कर रहे हैं वहाँ पे ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बोर्डेक मिक्सचर 1% का भी हम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिक्स करके कापर ऑक्सीक्लोराइड इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 300 मिलीग्राम पर लीटर तो 1% ग्लिसरीन ऐड करके भी अगर हम ये स्प्रे करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक उसका प्रबंधन होता है। क्योंकि इसके द्वारा जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो उसमें महत्वपूर्ण रोल इंसेक्ट्स का भी रहता है, इसलिए हम वो इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो क्लोरोपायरीफास है जो उसमें एफिड फ्लाइज या एंड्स आ रहे हैं उसके मैनेजमेंट के लिए हम क्लोरोपायरीफास 20 EC का हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से एक अनदर इम्पॉर्टेंट इसकी जो डिजीज़ है वो पाउडरी मिल्ड्यू होती है, जैसे कि हम पहले भी देखे हैं पाउडरी मिल्ड्यू बहुत सारे क्रॉप्स में
तो इसमें भी फर्स्ट टाइम ये यूएसए में मैंगो ट्री आपके एप्पल में रिपोर्ट हुआ था 1877 में, और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये मिलती है। और नर्सरी स्टेज में शुरुआत अवस्था में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। इसमें स्मॉल पेचेस दिखाई देती है, पाउडरी मासेस का वाइट ग्रोथ अपीयरेंस दिखाई देती है अपर सरफेस ऑफ लीफ पे। और जब सीवियर होती है तब ये दोनों सरफेस पे अफेक्ट दिखाई देने लगती है। ट्विंग्स जो इसकी डालियाँ होती हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। और सीवियर कंडीशन जब होती है तो पत्तियाँ झड़ने लगती है। फ्रूट बर्ड्स में भी ये इफेक्ट करती है, और इसके कारण जो ये छोटी ही रह जाती हैं। इस तरह से इसमें आपको फ्लावर्स बर्ड्स जो है वो दिखाई देती हैं अफेक्टेड, जिसके कारण कि ये डेवलपमेंट इसका नहीं हो पाता है। शुरुआत अवस्था में होने से पूरी पत्तियां आपको वाइटिश दिखाई देगी, और फिर ये डिफोलिएट होने लगती हैं। फ्रूट्स में भी इसके असर दिखते हैं। फ्रूट्स में अगर शुरुआती अवस्था में ये अफेक्ट करती हैं तो इसका ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाता है, और ये प्री मैच्योर इसमें फॉल होने लगती है। ये जैसे कि हम पहले भी देखे थे, पोडोस्फेरिका के कारण होता है ये, ल्यूकोट्रिका के कारण। और इसका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहले हम दूसरों में देखे थे कि इसका जो माइसिलियल है, और ख़ास तौर से इसमें जो क्लिस्टोथीसिया बनती है ये सब ग्लोबोज होती है, और एपेंडिजेस जो है वो ब्राउन और डाइकोटोमसली ब्रांच होती है एट एपिक्स पे। तो इस तरह से जो एपेंडिजेस पॉडी मिल्ड्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट इसी का करेक्टर्स है। जो एपेंडिजेस है वो डाइकोटोमसली इसमें ब्रांच होती है एपिक्स पे, और जो एस्केई है वो सब ग्लोबोज है और 8 इन नंबर्स होती हैं। तो इसका सबसे जो की करेक्टर होती है ये आपका क्लिस्टोथीसिया का जो एपेंडिजेज हैं, ये जो देख पा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण होता है, और ये डाइकोटोमसली है एपिक्स पे। इसका मैनेजमेंट भी दूसरे आपके पॉडी मिल्ड्यू के जैसा ही है। इसका डिजीज साइकिल भी लगभग वैसी है कि ये डॉर्मेंट बर्ड्स में इसके माइसेरियल जो है वो सर्वाइव्स करते हैं, और रेस्टिंग स्पोर्ट्स के रूप में स्मॉल ब्लैक जो स्पोर्ट्स उसमें दिखाई देते हैं। और जैसे ही इसमें कंडीशन मिलता है फेवरेबल कंडीशन, फिर ये इन्फेक्शन करती है। और इनफेक्ट जो यंग ट्रीज़ है, ब्लोसम है, फ्रूट में जो उसके क्नोडिया है, वो फिर प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो इसी को ये प्राइमरी इन्फेक्शन डॉर्मेंट सीजन में ये इसमें सर्वाइव करती हैं, और प्राइमरी इन्फेक्शन इसके द्वारा होती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है इसमें जब एक बार जब कोनेडिया उसमें बनने लगती है तो उसके माध्यम से ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करती है। फेवरेबल टेम्परेचर इसका 20-22 डिग्री टेम्परेचर है। स्काई क्लियर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है। थोड़ी ड्राई कंडीशन में पॉडी मिल्ड्यू का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। इसका मैनेजमेंट भी वैसी है, जो कि इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं उसको हमको चेक करते रहना चाहिए, और जो भी इसमें सल्फेक्स है या केराथेन है उसका 1 ग्राम, और अगर हम केराथेन सल्फेक्स ले रहे हैं तो 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमको स्प्रे करना चाहिए। कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी जो है रिमिक्ता है, महाराजा है, इसका हमको चुनाव करना चाहिए। गोल्डन चाइनीज़ है, और कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, जैसे कॉक्सिनिडीज़ है, हाइजिया है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि माइसिलियन फिट करती हैं। और ये लगभग 95% मैनेजमेंट देती है लगभग 20 डेज में। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है एप्पल में, ये क्राउन गाल जो होती है, ये फर्स्ट टाइम यूएसए में 1892 में रिपोर्ट हुई थी, और ये नर्सरी और आर्चर्ड दोनों में बहुत डिजीज़ कॉज करती हैं।
तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्राउन गॉल के रूप में, जैसे नाम ही है उसका क्राउन गॉल, तो ये राउंड वाटी लाइक ग्रोथ आपको 2 इंच तक होती है, और जस्ट ये जो आपका सॉइल लाइन होती है उसके ऊपर स्टेम्स के पार्ट्स में, लोअर ब्रांच या स्टेम्स में ये बनती है। सेवरल जब गाल्स इसमें बन जाते हैं तो वाटर का मूवमेंट या न्यूट्रिशन का अपटेक ट्रंक्स के माध्यम से नहीं हो पाती है, जिसके कारण पूरा पौधा जो है वो वीकेंड यानी कमज़ोर और स्टंटेड, छोटा दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से इसका लक्षण जो है, जो ज़मीन के जस्ट ऊपरी वाले भाग में गाल का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण जो न्यूट्रिशन है अब ऊपर जा नहीं पाता है, तो ये जो डेवलपमेंट है अपर पार्ट्स का वो हो नहीं पाता, इसलिए पौधा छोटा ही रह जाता है, उसमें प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट नहीं होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें गाल फॉर्मेशन ही इसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जस्ट आपके सॉइल सरफेस के जस्ट ऊपर वाली स्टेम पोर्शन पे या ब्रांच है तो ब्रांच के पार्ट्स पे ये गाल फॉर्मेशन होती है, और जिसके कारण हमको इस तरह से पौधे जो है छोटे मिलते हैं। इसमें चूँकि इसका बहुत उपयोग भी हुआ है एग्रोबैक्टीरियम का, और ये एग्रोबैक्टीरियम के माध्यम से जो टीआई प्लाज्मिड होती है, तो यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड होती है, इसको हम हटा के यहाँ पे, चूँकि एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस जो इसका जेनेटिक ट्रांसफ़र में बहुत बड़ा योगदान है, तो इस जो टीडीएनए का जो टीआई प्लाज्मिड है, इसको हम हटा के जो ट्यूमर इंड्यूस करती है, इसकी जगह जो नॉन ट्यूमर इंड्यूस करने वाली या आई प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि रूट्स डेवलपमेंट्स करती है, उस जीन को हम इनकॉर्पोरेट करके अगर प्लांट्स में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वहाँ पे ट्यूमर न होकर वहाँ पे वो रूट्स के डेवलपमेंट्स को इन्हेंस करती है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस के कारण होती है। तो इसमें जो कि मेन इसका कैरेक्टर यही होता है, इसका हम जेनेटिक्स में बहुत बड़ा इसका जीन ट्रांसफ़र में पर्पस है। और ये जो बैक्टीरियम है ये रॉड शेप्ड होती है, एरोबिक है और पेरिट्राइकस फ्लेजिला होती है ना, सभी उसकी सतहों पर आपकी फ्लेजिला मिलती है। इसका डिजीज साइकिल जो है क्राउन गॉल जो परसिस्ट सॉइल्स में बहुत समय तक होती है, और मॉइस्चर्स जो अगर सैचुरेट होती है तो ये फिर इन्फेक्शन करती है। सब्सेप्टिबल जो प्लांट्स होती है ये फ्रेश वुंड्स के कारण या बहुत सारे प्रूनिंग के समय, फ्रीज इंजरी, सॉइल इंसेक्ट कल्टीवेशन, जो बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा डैमेज होने के कारण ये फिर अफेक्ट होती है। ग्राफ्टिंग बर्निंग के समय भी ये अफेक्ट हो जाती है। तो इसके कारण आप देखेंगे कि जो हेल्दी प्लांट्स में ये इन माध्यमों से क्राउन गॉल्स का जो बैक्टीरियम है वो इंट्रोड्यूस होती है। इसके लिए हेवी या प्रोलिड या आपके बहुत अच्छे से जिसका ड्रेनेज सिस्टम मैनेज नहीं है वो वहाँ पे ये डेवलपमेंट इसका डिजीज़ का ज़्यादा होता है। और इसके लिए भी रेजिस्टेंस जो भी वैरायटीज़ हैं वो हम करें, और रेप्टेड नर्सरी से ले, जहाँ भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं ऐसे का हम चुनाव ना करें। और इसमें ट्रेनिंग करते समय खास तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें अफेक्टेड प्लांट से फिर हेल्दी प्लांट्स में ये प्रोसेस जो है ये नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे विंटर प्रोटेक्शन नेचुरल जैसे लीफ है या इसका कहते हैं क्रैकिंग्स ना हो, तो ट्रेनिंग नाइफ जो भी यूज़ करें, ट्रेनिंग प्रूनिंग्स, ये हम प्रॉपर रूप से इनको डिसइंफेक्ट करके हम यूज़ करें। और एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर स्ट्रेन के 84 ये जो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण इसमें एग्रोबैक्टीरियम के होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि
हम उसको जीन ट्रांसफ़र के माध्यम से ऐसे प्लांट डेवलप करते हैं जिसमें ये टीआई प्लाज्मिड को एक्सक्रीशन के माध्यम से हटाकर हम वहाँ पे आरआई प्लाज्मिड या जो हमारे लाभदायक जीन्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करके ऐसे प्लांट्स डेवलप करते हैं।